सी डी एलियंस, इसको बोलते हैं सहायक संधि। सहायक संधि, सहायक संधि। अब ये जो सब्सिडी एलियंस है, इस पॉलिसी को सबसे अधिक यूज करने वाले गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली देखिए 1798 to 1805 फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश के क्षेत्र को, दायरे को बढ़ाने में सब्सिडी एलियंस का बहुत बड़ा रोल हुआ और उसको करने वाले लॉर्ड वेलेस्ली थे। अब इसमें होता क्या था, तो देखिए जो भी भारतीय उस समय लोकल रूलर जो भी ब्रिटिश के साथ सब्सिडी एलियंस करेगा, उसको कुछ 3-4 पॉइंट था, उसको फॉलो करना होगा। पहला जो सब्सिडी एलियंस में पहला पॉइंट था, जो ब्रिटिश की जो आर्मी है, उसका जो फोर्स है, जैसे मान लीजिए हम एक इंडियन रूलर है और ब्रिटिश कंपनी के साथ हम एलियंस करना चाहते हैं, तो ब्रिटिश के कुछ आर्मी के टुकड़ी को हमें उसका मेंटेनेंस करना होगा, उसका भोजन पानी ट्रेनिंग सारा कुछ का खर्च जो भी होगा मुझे बेयर करना पड़ेगा, पहला है ना। दूसरा, जो हम इंडियन रूलर है, हम बिना ब्रिटिश के परमिशन के किसी भी दूसरे भारतीय रूलर के साथ दोस्ती या दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। तीसरा, हम हमारे दरबार में, मतलब कोई इंडियन रूलर के दरबार में कोई ना एक ब्रिटिश डिप्लोमेटिक रहेगा जो आपके कामों को निगरानी करेगा। काम को निगरानी क्या करेगा, आपके काम में इंटरफेरेंस करेगा, आपको कहेगा ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये करेगा। तो देखिए हम इंडियन स्टेट एक्सेप्टिंग द एलियंस, इंडियन स्टेट्स हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी, बोले ब्रिटिश आर्मी विद इन द टेरिटोरी। उसके बाद ब्रिटिश रेसिडेंट्स वुड बी स्टेशन इन द कोर्ट्स, एक ब्रिटिश नागरिक ब्रिटिश ऑफिसर हमारे या जो भी इंडियन उसके दरबार में रहेगा। इंडियन स्टेट्स कुड नॉट एंटर इनटू एग्रीमेंट विद एनी अदर इंडियन, कोई भी फॉरेन या इंडियन रूलर से दोस्ती या दुश्मनी कोई व्यापारिक संबंध हम नहीं कर सकते हैं। चौथा, अ पार्ट ऑफ द एलियंस द कंपनी वुड बी प्रोटेक्ट द इंडियन, इस कंपनी क्या करेगा तो हमारी रक्षा करेगा, हम पे कोई आक्रमण करेगा इंडियन रूलर या कोई बाहरी तो हमसे रक्षा करेगा। लेकिन ये क्या हुआ, एक तरह से हमारी सॉवरेनिटी नहीं रही, सॉवरेन मतलब हम अपना मालिक नहीं रहे, हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, और ब्रिटिश ऑफिसर एक ब्रिटिश ऑफिसर हमें वो करेगा, आपको किसके साथ दोस्ती करना है, क्या करना है नहीं करना है, ये सब। एडवांटेज ऑफ द ब्रिटिश सब्सिडी एलियंस, ब्रिटिश को एडवांटेज था, बिना खर्च का उसका आर्मी जो है सो मेंटेन हो रहा। देखिए यहाँ पे मेंटेन लार्ज आर्मी एक्सपेंस ऑफ द इंडियन स्टेट एंड आल्सो गॉट द राइट ऑफ इंटरफेरेंस इन देयर डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। अब हमारे घर है, उसमें हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो आप बताएंगे हमें, और आपका आर्मी जो है हमारे यहाँ रहेगा, उसका सारा खर्च भोजन पानी सब हम देंगे। तो ब्रिटिश को तो बस हो गया, सारा मुनाफा है। यहाँ पे इंडियन स्टेट्स को डिसएडवांटेज है, वो किसी के साथ बगल वाले हमारे पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी राज्य है, उससे हम दोस्ती करेंगे नहीं करेंगे वो आप कब बताएंगे, तो हमारा मतलब ब्रिटिश का मतलब ये हानि है। अब हम लोग आते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे था, आप लोग सुने होंगे बहुत हिस्टोरिक नेम है हैदर अली। देखिए ये मैसूर है ना, ये मैसूर, यहीं का रूलर हैदर अली था, यहीं का रूलर हैदर अली, और उसका बेटा टीपू सुल्तान। यह ब्रिटिश को बहुत ही तगड़ा काउंटर पार्ट किया, मतलब उसको रेसिस्ट किया। फ्रेंच की सहायता से हैदर अली और टीपू सुल्तान अपने आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करना शुरू किया, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जो है ना एसेंस का स्टोर किया, और ब्रिटिश के साथ वह कई लड़ाई भी लड़ी, लगभग जो है सो 1799 तक देखेंगे यहाँ पे दिया गया है। चौथा जो मैसूर हुआ सो आपको 1799 में हुआ, जो टीपू सुल्तान के साथ ब्रिटिश का हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की देखते फोर्थ एंड द लास्ट मैसूर हुआ
fought in 1799 in which टीपू सुल्तान died and fighting, मतलब लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे देखेंगे आप लोग जो हैदर अली, आफ्टर द डेथ ऑफ द हैदर अली, टीपू सुल्तान कंटिन्यू विद द पॉलिसी ऑफ द हिज फादर एंड ट्रेन्ड हिज आर्मी। यहाँ पे ये भी बताया गया है जो 1767 से, याद रखिएगा 1767 से 1799 तक, 1767 से 1799 तक, ये चार इस दौरान लगभग ये आपका जो वर्ष हो गया आपका 32 इयर्स के बीच में 4 मैसूर वार हुआ, इसमें 2 हैदर अली लड़ा और 2 टीपू सुल्तान लड़ा, मतलब विरोध किया। लेकिन देखिए सीखते हैं हम लोग, लेकिन संजोग से क्या हो गया, कोई भी पड़ोसी मुल्क है ना, जो हैदराबाद जो है निजाम, हैदराबाद बहुत सारे लीडर भी आज हैदराबाद निजाम है, आप लोग सुनते होंगे, देशभक्त सब हैं, यही हैदराबाद निजाम मैसूर को मदद नहीं किया। तो क्यों हम पे रूल किया ब्रिटिश, उसका कारण आप लोग पढ़ोगे, महात्मा गांधी बोला जब ब्रिटिश रूल इन इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन, कोई उसको अगल बगल नहीं मदद किया, क्योंकि सब्सिडी अगेंस्ट का पहला क्वेश्चन आएगा, विच लोकल इंडियन रूलर डन सब्सिडी अगेंस्ट विथ ब्रिटिश, तो पहला जो सब्सिडी अगेंस्ट करने वाला स्टेट था भारत का वो हैदराबाद था, जो कि मैसूर का काउंटर पार्ट। तो इस तरह हम लोगों ने देखा, जो अब हम लोग आगे देखेंगे जो कैसे जो है ब्रिटिश का जो यहाँ पे जो अब मराठा से फिर मराठा वार होगा, फिर पंजाब सिख का होगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट में अगले दिन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं बता देना जरूरी समझता हूँ। हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडी अगेंस्ट, तो आप लोग वारेन हेस्टिंग्स का नाम इसमें दे सकते हैं, लेकिन उसको लागू किया लॉर्ड वेलेस्ली, उस पॉलिसी के आधार पे वारेन हेस्टिंग्स वेल गवर्नमेंट को खत्म करके मतलब सब्सिडी अगेंस्ट को तरजीह दिया। वारेन हेस्टिंग्स आप लोग इसके आंसर लिखेंगे। हाउ वाज सब्सिडी अगेंस्ट एडवांटेज टू द ब्रिटिश, ब्रिटिश का एडवांटेज देखिए यहाँ पे देखें, ब्रिटिश का मेंटेन आर्मी का जो है मेंटेनेंस लार्ज आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडियन स्टेट्स, सबसे ज्यादा एडवांटेज उसका ये हो गया। हाउ वेयर इंडियन स्टेट्स अफेक्टेड द एस्टेब्लिशिंग द ब्रिटिश रेसिडेंट इन देयर कोर्ट्स, अगर ब्रिटिश कोर्ट्स में मतलब भारतीय रूलर के दरबार में कोई ब्रिटिश रहता था तो कैसे प्रभावित करता था, उसके इंटरनल मैटर में, घरेलू मैटर में उसका दखलंदाजी यहाँ पे देखिए क्लियर दिया हुआ है। फॉर द इंडियन स्टेट एज लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश रेसिडेंट वुड इंटरफेयर इन देयर डे टू डे वर्क एंड दे डिड नॉट हैव द राइट टू मेंटेन एनी डिप्लोमेटिक रिलेशन, कूटनीतिक जो मतलब संबंध होता है एक दूसरे देश का एक दूसरे राज्य का, वो भी नहीं हम कर सकते हैं। नेम 2 पावरफुल रूलर्स ऑफ मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान, एंड व्हाट लेड टू द एंग्लो मैसूर वार। एंग्लो मैसूर वार किस कारण से हुआ? एंग्लो मैसूर वार का कारण एक ही था, जो हैदर अली की बढ़ती ताकत, हैदर अली जो अपने आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहा है, वो भी फ्रेंच की मदद से, क्योंकि फ्रेंच यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। देखिए हैदर अली रिकॉग्नाइज्ड द डेंजर पोस्ट बाय द ब्रिटिश टू इंडिया टू मीट द चैलेंज ऑफ द स्टार्टेड द मॉडर्नाइज्ड देयर, हैदर अली है ना, देखते हैं मॉडर्नाइज आर्मी विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर्स एंड आल्सो बिल्ड द मॉडर्न अर्सेनल, अर्सेनल मतलब शस्त्रागार, जहाँ अस्त्र शस्त्र रखने का जो भंडार होता है उसको। यही सब कारण से ब्रिटिश जो है देखा जो भाई उसको डर हुआ जो भाई इससे हैदर अली की पावर बढ़ेगी और हमारे मतलब वो हमारे चैलेंज दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट जो है सो आगे देखेंगे। ओके, हाँ सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते, सुप्रभात। फिर आज हम आप लोगों को चैप्टर 2 हिस्ट्री का जो फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ट्रेड टू टेरिटरी मतलब कैसे भारत में जो विदेशी कंपनियां आई, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, ब्रिटिश, ये सब यहाँ पे व्यापार करने आए। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देखे जो ये कंपनियां आपस में राइवलरी हुई, इनके बीच में आपस में वॉर भी हुआ और अंत में ब्रिटिश जो है अपनी सुपरमेसी के कारण सभी कंपनियों को हटा करके पूरे भारत में ट्रेड पर अपना मोनोपोली जमा लिया। फिर हम लोगों ने देखा बैटल ऑफ प्लासी हुआ,
ठीक, मैं इस क्वेश्चंस में आज के लेसन शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सॉरी करूँगा। जो हो सकता है प्रीवियस चैप्टर्स में कुछ अगर गलती होती होगी तो आप लोग थोड़ा कमेंट्स करोगे, सर यहाँ पे ये है, तो मैं इसे वेलकम करूँगा। और ये जो हम लोग देख रहे थे सब्सिडी एलियंस, ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, मैं शायद हो सकता है लॉर्ड हेस्टिंग बोला हो, तो अगर ऐसा बोला हो तो गलत था, सॉरी, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए अब हम लोग देखा तो सब्सिडी एलियंस में हैदराबाद पहला स्टेट बना, प्लासी का बैटल हुआ, मीर जाफर के साथ कॉन्सिक्रेसी करके लॉर्ड क्लाइव सिराजदौला जो बंगाल का नवाब था उसको हराया। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, इसमें शाह आलम मुगल एम्पायर, शाह आलम सेकेंड मुगल एम्पायर, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, तीनों का ज्वाइंट फोर्स संयुक्त सैन्य शक्ति जो है ब्रिटिश से लगी बक्सर, वहाँ पे हार हो गई, ब्रिटिश जीता। और उस यह जो चीज़ था तो ब्रिटिश का समझे सुपरमेसी का एक पहला स्टेप था। फिर हम लोग देखा मैसूर हैदर अली, वहाँ पे है ना, जो हम लोग देखा 1767 से 1799 तक लगभग 32 वर्ष तक 4 मैसूर वार हुआ। फर्स्ट सेकंड हैदर अली खुद लड़ा, सेकंड में हैदर अली की मृत्यु हुई, तो उसके बाद उसको कंटिन्यू किया गया उसका बेटा टीपू सुल्तान के द्वारा। फिर 1792 में श्रीरंगपट्टनम जो थर्ड बैटल ऑफ मैसूर था, जिसमें इसके साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम एक ट्रीटी हुआ, श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी थी, वहाँ पे समझौता हुआ ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच। लेकिन फिर लास्ट में फोर्थ मैसूर हुआ 1799, इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई, टीपू सुल्तान को पकड़ लिया गया, उसे उसकी हत्या कर दी और उसके क्षेत्र को बांट दिया गया, मराठा में, ब्रिटिश में और हैदराबाद के निजाम। ये किसकी? मैसूर सुल्तान का क्षेत्र था, उसको ब्रिटिश जीतने के बाद मराठा, हैदराबाद और ब्रिटिश। अब लोग सर क्यों? तो क्योंकि ये तीनों लगभग एक साथ मिल करके उन पे आक्रमण किया। अब हम लोग देखते हैं, देखिए ब्रिटिश का चाल। अब आता है मराठा, ब्रिटिश बंगाल को जीता, मैसूर को जीता, देखो स्टेप बाई स्टेप। अब उसकी नजर मराठा पे गई। मराठा जो था सो चार यूनिट में बांटा हुआ था, भोंसले, गायकवाड़, सिंधिया एंड होलकर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैटल है। फर्स्ट बैटल आप लोगों को शायद याद हो, प्रीवियस क्लास में पढ़े हो। फर्स्ट बैटल 1526 में, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी डायनेस्टी का एम्पायर और बाबर अफगान सरदार के बीच में भी फर्स्ट बैटल पानीपत। सेकंड बैटल पानीपत 1556, मतलब 1556, फर्स्ट के 30 इयर्स बाद हेमू और अकबर के बीच हुआ। और थर्ड बैटल जो है आपका 1761 में थर्ड बैटल जो है सो ये जो अफगान सरदार था उसके बीच और मराठा के बीच हुआ था थर्ड बैटल, ठीक ना। इसमें जो है मराठा की हार हुई। 1760 में अफगान सरदार दुर्रानी वंश का रूलर था, जिसमें मराठा की हार हुई थी। और मराठा जो है उसके बाद से मराठा की पावर टूट गई। याद रखिएगा, थर्ड बैटल पानीपत 1766 में दुर्रानी वंश था, समझे कि नहीं।
वो उसके साथ ये लड़ाई हुई थी जिसमें मराठा कमजोर पड़ा, उसकी शक्ति घटी और वो उसके कई छोटे छोटे यूनिट हो गए, जो कि आपको यहाँ पे सामने भोसले, गायकवाड़, सिंधिया और होलकर, आप मैप में भी इसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ये सिंधिया हुआ, ये गायकवाड़ हुआ, ये भोसले हुआ, है ना, और इस तरह यहाँ पे, तो ये जो है इसमें ये बटा मराठा। अब अंग्रेज की नज़र, ब्रिटिश की नज़र मराठा पर गई। मराठा और ब्रिटिश के बीच में जो है लगभग 3 वॉर हुआ, 3 वॉर, है ना, 17, है ना, जो कि 3, ये 1775 से 1818 के बीच में, इसके बीच में 3 मराठा वॉर हुआ। मराठा और ब्रिटिश के बीच में 3 वॉर हुआ, 3 वॉर बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिश। ये 3 वॉर जो है सो लास्टली ये फाइनल कर दिया, जो ब्रिटिश जो है सो अब मतलब सुपर हो गया भारत में, क्योंकि बंगाल और मैसूर के बाद अगर ब्रिटिश को कोई चैलेंज करने वाला था तो मराठा था। तो मराठा तो पहले थर्ड बैटल के बाद कमजोर पड़ गया, वो अपने सब यूनिट में डिवाइड हो गया, उसके जितने भी ग्रुप्स थे, भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, सब अलग अलग हो गए, उससे वो कमजोर पड़ गया। अब देखेंगे जो फर्स्ट एंग्लो मराठा, पहली जो मराठा और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुई, वो 1775 to 1782। इसमें मराठा जो है सो मतलब न ब्रिटिश जीता न, लेकिन लड़ाई लंबा चला। तो ब्रिटिश और मराठा एक मतलब एक एग्रीमेंट, एक ट्रीटी, समझौता, ट्रीटी मतलब समझौता, है ना, पे आया। देखते एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सलवई। ट्रीटी ऑफ सलवई जगह का नाम है, ट्रीटी ऑफ सलवई। ब्रिटिश गॉट द राइट ऑक्युपाइज सेल्वेट, और इस ट्रीटी के अंदर ब्रिटिश को जो है मराठा एक प्रदेश दिया, सेल्वेट, क्या नाम है उसका, सेलसेट, है ना, सिलवासा जिसको हम लोग भी बोलते, दादा नगर वेरी सिलवासा, सेलसेट, समझ में आ गया। मतलब फर्स्ट मराठा वार में किसी की जीत नहीं हुई, और मराठा और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी हुआ, जिसके कहाँ पे, सेल्वई में, जिसमें सेलसेट जो है ब्रिटिश को मिला। सेकेंड एंग्लो मराठा हुआ जो 1803 से लेकर 1805 के बीच में हुआ। इसमें पेशवा बाजीराव सेकेंड, आप लोग बाजीराव को फेमस है, देखते सुनते होंगे, उसमें मराठा जो है पेशवा बाजीराव की तरफ के नेतृत्व में लड़ा। इसमें मराठा की हार हुई, और मराठा जो है सो को फोर्स करना पड़ा सब्सिडी एलियंस। मराठा जो है सब्सिडी एलियंस को एक्सेप्ट किया, और उसने एक ट्रीटी साइन द ट्रीटी ऑफ बेसिन, साइन द ट्रीटी ऑफ हु साइन द ट्रीटी ऑफ बेसिन। तो पेशवा बाजीराव सेकेंड, ओके, ये ट्रीटी ऑफ बेसिन पेशवा बाजीराव और ब्रिटिश के बीच में हुआ, और ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1803 से 1805। थर्ड बैटल ऑफ मराठा जो है सो फाइनल था, जिसमें पूरी तरह से मराठा की हार हुई, और मराठा एरिया जो है ब्रिटिश के द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया, उसके पावर को क्रश कर दिया गया, और उसके जो रूलर थे उसको कानपुर के नजदीक बिठूर भेज दिया गया, और इस तरह जो है ब्रिटिश कंपनी जो है पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ बन गई भारत में। ओके, थैंक यू। अब हम लोग आते हैं सिंध जो पाकिस्तान का अभी क्षेत्र में हम लोग होते हैं ना, है ना, सिंध ये क्षेत्र है, गुजरात का ये सिंध, इस पे कब्जा किया सिंध। अब ये ब्रिटिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ब्रिटिश को डर था जो रसिया जो है उस पर अफगानिस्तान के रास्ते आक्रमण न कर दे। ये अफगानिस्तान यहाँ पे है, अफगानिस्तान, और इधर इसके बाद रसिया आ जाता है, मतलब आज तुर्कमेनिस्तान से बन गया, लेकिन पहले वो रसिया का हिस्सा था। तो यहाँ पे रसिया, यहाँ से उसको ब्रिटिश को डर लगा जो वह यहाँ के रास्ते इस पे आक्रमण कर सकता है। तो सिंध का जो रूलर था आमिर ऑफ द सिंध, वहाँ के रूलर को आमिर बोला जाता था, उससे ब्रिटिश ने एक फ्रेंडली समझौता किया, जो इससे क्या उसे ये मदद मिला, जो अब उसका जो वेस्टर्न बॉर्डर था रसिया के डर से वो थोड़ा दूर हो गया। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ना, सिंध ऑक्युपाइड स्ट्रेटेजिक पोजीशन, बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजिक मतलब युद्ध से संबंधित
पोजीशन पे था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन था। उस पर कब्जा होने का मतलब जो ब्रिटिश का जो है समुद्र तट, पश्चिम समुद्र तट पे और उसका प्रभाव पड़ेगा। इधर वो रसिया को चेक कर सकता है, अपने मेन लैंड ब्रिटिश भारत का मेन लैंड उससे दूर उसको चेक कर सकता है। इस कारण से ब्रिटिश और सिंध का जो अमीर था उसके बीच में एक फ्रेंडशिप दोस्ताना समझौता हुआ। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी आमिर हैड टू प्रॉमिस नॉट टू अलाउ फ्रेंच टू सेटल इन सिंध। आमिर ने किया था हम फ्रेंच को उसमें सेटल नहीं होंगे। दूसरा ट्रीटी 1832 which gave the free passage to the British merchants through Sindh. It was also agreed that no war vessel would pass through the Indus River. Indus River है यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे। तो आमिर जो था सिंध का, बोला जो फ्रेंच को सेटल नहीं होने देगा और ब्रिटिश को रास्ता देगा पश्चिम जाने का, और वह कोई भी युद्ध या किसी भी दुश्मन को सिंध को क्रॉस करने नहीं देगा, क्योंकि सिंध को क्रॉस करने वाला भारत के मेन क्षेत्र में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। अब देखिए सिंध के बाद यहाँ पंजाब है, बगल में ही पंजाब है, ये यहाँ पे पंजाब है, ठीक है। तो पंजाब को कैसे एनेक्स किया? तो पंजाब का रूलर था, है ना, पंजाब के रूलर बहुत ही फेमस रूलर हुए राजा रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच में एग्रीमेंट हुआ, वही जो तो सतलज नदी बॉर्डर पर है ना। यहाँ पे क्या होगा, जो देखिए महाराजा रणजीत सिंह हैड अ कंसोलिडेटेड नंबर ऑफ मिशंस, ये भी हो सकता नंबर ऑफ मिशंस इन द किंगडम। ही रिगार्डेड एज द लास्ट इंडिपेंडेंट इंडियन रूलर, सबसे मतलब सबसे अंत में जो ब्रिटिश का अधीन आने वाला रूलर पंजाब का था राजा रणजीत। ब्रिटिश टूक एडवांटेज ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ पंजाब, फाइनली सिख वर डिफीटेड इन पंजाब। जब भी राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो फिर वहां भी रूलिंग के लिए आपस में लोग लड़ने लगे, और इसका फायदा उठा करके ब्रिटिश जो है उस पर आक्रमण कर दिया और उसको भी अपने में एनेक्स कर दिया, मतलब अपने हिस्से में मिला। अब ये देखेंगे फिगर आप लोग, ये लॉर्ड डलहौसी जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट मतलब क्या खत्म होता है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के अनुसार एक ऐसा सिद्धांत था, एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार यदि कोई भारतीय रूलर अपना उसका नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं हो, मतलब उसका यदि अपना बेटा नहीं है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, तो वह राज्य ब्रिटिश का अधीन आ जाएगा। मतलब कोई भी हाई, जैसे आपने पढ़े होंगे गंगाधर राव लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे राजा, तो उनके पुत्र की जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने बच्चे को गोद लिया था। तो जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो झांसी को वो एनेक्स किया, जिन्हें भाई आपका तो हायर नेचुरल उत्तराधिकारी हायर नहीं है, इसलिए आपकी राज्य ब्रिटिश में आ जाएगी। इसी कारण से झांसी जो है, झांसी की रानी ब्रिटिश से है ना। इसके तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के तहत बहुत सारे जो है इंडियन स्टेट्स ब्रिटिश टेरिटोरी में मिला है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट समझ गए क्या? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट वह सिद्धांत था जिसके तहत कोई भी भारतीय रूलर के पास यदि उसका अपना पुत्र ओन नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है और यदि उसकी मृत्यु होती है तो वह राज्य, वह क्षेत्र ऑटोमेटिकली ब्रिटिश का अधीन चला जाएगा। जिसके तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट के तहत बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो नेम द स्टेट विच एनेक्स बाय द ब्रिटिश अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। इसमें सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर एंड संबलपुर। अब हम लोग आते हैं जो एनेक्सेशन अवध। अवध जैसा अवध तो सब्सिडी एलियंस में आ गया, तो पूछोगे सर अवध यहाँ पे देखिए लखनऊ का हिस्सा, मैं बार बार आपको पहले भी दिखाया था, ये अवध सुजाउद्दौला जो कि वो जो बक्सर बैटल हुआ था ना, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, उसमें अवध में सुजाउद्दौला था। अब ब्रिटिश जो है देखिए उसका तो कॉन्सिक्वेंसी था, वो तो पूरे भारत में एक्वायर करना चाहता था। अब अवध के दबाव पे वो बार बार ये ब्लेम लगाता था, क्लेम लगाता था आपका रूल रेगुलेशन सही नहीं है ना, आपका एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। अब इस लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होने के कारण जो है उसको एनेक्स कर दिया। क्लियर लिखा हुआ है, अवध वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौसी ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट द नवाब वाज नॉट एबल टू रूल प्रॉपर्ली। वह नहीं सही से रूल करता, इस कारण से उसको एनेक्स कर दिया। ठीक है, इस तरह से 1857 तक जाते जाते पूरे भारत पे देखिए, पूरे भारत में मतलब ये जो रेड वाला देख रहे हैं ये पूरा
ये देख रहे हैं, ये जो आज का जो पंजाब है, हरियाणा है ना, उत्तर प्रदेश, ये पूरा बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम, ये म्यांमार, इधर पूरा देखिए उड़ीसा का तट, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, मराठा, ये पूरा जो है ब्रिटिश के अधीन आ गया, जितना रेड वाला। और ये जो पीला वाला देख रहे हैं वो भारतीय रूलर थे, लेकिन वही सब्सिडी मीन्स के तहत ब्रिटिश के साथ फ्रेंडली रिलेशन में था। इस तरह हम लोग, लेकिन अब वहां की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कहाँ, ब्रिटेन, लंदन में, ये तो प्राइवेट कंपनी थी, इसको तो वहां से ऑर्डर मिला था। अब वहां की गवर्नमेंट सोची, जगह ये तो पावरफुल हो रहा है, हो सकता है कंपनी वहां पे हमारे पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगे। तब जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 1857 में जाकर के ब्रिटिश, अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग, 1857 में से रिवोल्ट हुआ, आसानी से नहीं हुआ, बोले ना, जैसे झांसी और भी मेरठ, इस सब में उपद्रव हुआ, जैसे सिपाही मतलब विद्रोह, अंग्रेजों ने बोला हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में जब ये विद्रोह होने लगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के रूल को खत्म करके पूरे क्षेत्र को, जो भी ब्रिटिश की कंपनी के द्वारा जो भी क्षेत्र भारत में एक्वायर किया था, उसको डायरेक्ट अब वह इंग्लैंड की जो क्वीन थे उसके अंतर्गत आ गया। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल के बदले में वाइसराय होने लगे। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन, वहां ने कुछ कानून बनाया, जिससे पहला कानून आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत कुछ कानून बनाए जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, कहां, कलकत्ता में, है ना। गवर्नर बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल का जो इस कानून का था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल हो गया, अब पूरे जो ब्रिटिश टेरिटरी था उसका गवर्नर जो पूरा हेड हो गया। उसके बाद दे हेल्प गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, ये क्या था उसका क्यों बताया गया है, इसमें देखिए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट हुआ। लेकिन दूसरे जो और पावरफुल उस समय थे, जैसे बॉम्बे था, है ना, मद्रास था, या बंगाल के जो गवर्नर जनरल को, वहां की गवर्नमेंट जो पूरे तो गवर्नर जनरल उसको वो अच्छा नहीं लगा, तो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल जो थे वो इससे नाखुश हुए और उन्होंने इससे उनमें दोनों में मतलब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर में आपसी कॉन्फ्लिक्ट हुई। इसके कारण से, है ना, जो एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम दिया पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम है, पिट्स इंडिया एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया, एक्ट मतलब कानून। इसमें जो कमी थी पिट्स इंडिया एक्ट में, मतलब ये समझिए जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी खामी थी, जो कमी थी, उसको पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। ओके, ठीक है। अब इसमें दिखाया जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ब्रिटिश की आर्मी जो थी सो बहुत ही ट्रेंड थी, पावरफुल थी, अच्छे मॉडर्न उसके पास साजो सामान थे। पुलिस जो थी उसने, पुलिस ने एक, है ना, इसमें देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज, लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही फेमस हुए, वो बहुत सारे जो है सिविल कोड कानून की, है ना, उसने IPS IS एग्जामिनेशन जो होता है, जो आज भी होता है, बड़े बड़े ऑफिसर जो चुने जाते हैं वो भी निकाले। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज प्रॉपर पुलिस फोर्स। थॉमस, है ना, देखिए थाना, जिसमें थाना हम लोग बोलते हैं पुलिस स्टेशन। उसके बाद देखिए कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज, आज भी सिविल से हम लोग पढ़ते हैं ना, UPSC, जिसको IS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये कॉर्नवालिस जो है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा इसके लिए सिविल सर्विसेज की यह स्थापना की गई। ओके, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखो, जो क्या देखें, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हम लोग क्या देखें, जो द आर्मी। और आप लोग इस जो हाईलाइटेड है उसको थोड़ा ठीक से पढ़िएगा। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे सब है, वो सब भी मैं टिक किया हूँ, उसको भी आप लोग ठीक से देख करके कॉपी पे क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे और प्रयास करोगे उसको लिख करके कॉपी पे ही रखने का। कोई ज़्यादा ये व्हाट्सएप पे भेज करके चेक ये सब है पॉसिबल हो तभी कीजिए, कोई अपार्जेंट नहीं कीजिएगा, आराम से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो हम लोग आर्मी देखिए, आर्मी में अब भारतीयों को भी आर्मी में भर्ती किया जाए, जिसको सिपाही बोला जाता था। देखो सिपाही, यही सिपाही विद्रोह हुआ,
जिसमें अवध, बिहार और बनारस के लोग अधिकतर थे। पुलिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक पुलिस सिस्टम डेवलप किया जिसमें थाना ये सब का व्यवस्था था। थाना का इंचार्ज दरोगा जिसको हम लोग बोलते हैं वो था, थानेदार बोलते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज की शुरुआत की, जो सिविल सर्विसेज में कैसे लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी उसके लिए ऑफिसर की नियुक्ति होगी। British 1853 appointed were made by the director of company, but later on the started the system of written examination. पहले तो मतलब कंपनी का जो डायरेक्टर है वही उस ऑफिसर को चुनता था, लेकिन बाद में रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, आज भी हमारे देश में सबसे अगर टफ एग्जाम होता है तो IAS का होता है। अब आते हैं जुडिशियरी सिस्टम। जैसे हम लोग पढ़े थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में सेटअप किया गया ब्रिटिश के द्वारा। अब इन 1775 देखिए 11 पंडित compiled a digest of Hindu's law and had translated into English by regulating act। उसमें ये हो गया जो क्या हिंदू में धर्मशास्त्र में बात है उसको के अनुसार यहाँ पे कानून बनाने का उन लोगों ने प्रयास किया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंटरनल क्वेश्चन है उसको मैं फिर से एक बार, मैं कल भी कुछ बताया और आज भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे देखिए Which पेशवा signed the treaty of Basing, मैं भी बताया। क्वेश्चन देखिए, पेशवा बाजीराव सेकंड, आफ्टर विच एंग्लो मराठा वार डिड कंपनी बिकेम द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। तो थर्ड बैटल ऑफ मराठा, थर्ड मराठा वार के बाद जो कि 1817 से 1818 तक हुआ था, है ना। उसके बाद ब्रिटिश जो है भारत में मतलब सुपर हो गया। उसके बाद व्हाई डिड द ब्रिटिश साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द आमीर ऑफ सिंध। तो पहले बता दिया ब्रिटिश को डर था। देखिए यहाँ पे तो the East India Company was worried that Russia might invade from the Sindh side, from this side, मतलब सिंध के तरफ से रसिया, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद रसिया ही था, रसिया पावरफुल कंट्री था, उसको डर था जो रसिया की अटैक नहीं करते, इस कारण से उसने सिंध से ट्रीट किया। Who introduced the policy of doctrine of levies? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी है ना, यही डलहौजी रेलवे की शुरुआत किया था भारत में। अब हम लोग आते हैं फिर यहाँ पे देखिए Why did the British government pass the regulating act? regulating act ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों पास किया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए 1857 तक भारत ये जो क्षेत्र आप देखे हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। 1856 1857 में रेगुलेटिंग एक्ट ला करके ब्रिटिश है ना जो गवर्नमेंट है उस कंपनी के यहाँ पे देखिए क्या हुआ क्लियर, To regulate the company's activity, British government passed the regulating act। क्यों? तो कंपनी के रूल रेगुलेशन को, कंपनी के काम को सही करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए ब्रिटिश जो है सो रेगुलेटिंग एक्ट लाया। उसका बाद व्हाई डिड द ब्रिटिश पास पिट्स इंडिया एक्ट, उसका भी देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमी थी तो पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, जो भी कमी थी उसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को। Name the act by which company was deprived on the commercial privilege। तो चार्टर एक्ट देखिए, कंपनी was deprived of its commercial privilege by the Charter Act 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को जो प्रिविलेज मिला था, उसको जो छूट मिली थी उसको कम किया गया चार्टर एक्ट के द्वारा। Name the three pillars of the British administration। तो आर्मी, पुलिस एंड सिविल सर्विस, ये तीन पिलर था ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन को चालू करने के लिए। हु कंपाइल द डाइजेस्ट ऑफ द हिंदूज लॉज, हु ट्रांसलेट इनटू। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 11 पंडित कंपाइल द डाइजेस्ट ऑफ हिंदूज लॉज एंड NB हल्टर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हिंदी में ये लोग लिखे उसको ट्रांसलेट किया गया। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आंसर है, ये जितना भी हाईलाइटेड है उसका आंसर है। और उसके बाद ये देखिए आपका ये आंसर है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, 1664 है, 1664 है, मार्टिन है, ये सब उसका ट्रू फॉल्स है। ये देखिए मैचिंग है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर आपका बुक में टिक लगा हुआ है, देखो क्या देख सकते हो। देखिए ई का 11, ई का 10 ऐसे, ई का 8 ऐसे टिक लगा, ई का 7। तो मैं इसको फोटोग्राफ लेकर के आपको सेंड करूंगा, आप लोग आराम से ठीक से सावधानी से लिखिएगा।
लिखिएगा आराम से, हड़बड़ा नहीं कि हम लिख करके सर को व्हाट्सएप कर देते, सर हमको गोल्ड मेडल दे देंगे, हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। आराम से लिखिए, आराम से पढ़िए। घर में है, बहुत समय है, आप 6 घंटे स्कूल में बिताते थे बेटा, तो उसका यूज कीजिए, टाइम को मिसयूज मत कीजिए। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो इस जगह सेकंड चैप्टर इसका आपका कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोग थोड़ा समझे होंगे। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग नोट करके रखिए, उसको भेज सकते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम को भेजिए, आप आंसर शीट भेजते हैं तो क्या आपको नहीं, आप प्रॉब्लम भेजिए, सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में, मैं उसको आपको प्रयास करूँगा आपको समझाने का। ओके, थैंक यू।